आरेखों के जो हैं प्रकार जानेंगे, किसके आधार पर? सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर हम लोग जानेंगे। अब आरेखों के रचना जो है 3 मापों या विमाओं द्वारा की जाती है। और कौन कौन से हैं? पहला लंबाई या ऊंचाई उसमें दर्शाया जाता है। दूसरा चौड़ा या मोटा वो होता है। तीसरा आयतन वॉल्यूम होता है उसमें। अब देखिए इसमें पहला आता है एक बीम आरेख जो होता है वन डायमेंशन डायग्राम। इसमें दूसरा होता है द्विबीमीय आरेख और तीसरा होता है त्रिबीमीय आरेख होता है। एक बीमी आरेख में एक ही वन डायमेंशन डायग्राम होता है। इस पर केवल एक माप के अनुसार ही हम बनाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, रेखा आरेख, लाइन डायग्राम, दंड आरेख, बार डायग्राम, फिर से पिरामिडिक आरेख। अब रेखा है आरेख, इसमें हम क्या किए हैं, किसी पदमाला, कोई पदमाला है उसमें पदमूल की संख्या कितनी दी गई है, ठीक है। अब ये अधिक या कम उसके अनुसार दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लो पंजाब है। अब पंजाब में पर इनकम कैपिटल दिखाया गया है 1980 के अनुसार। अब इसमें दिखाया गया है कि ये 2400 के लगभग 2300 के करीब में इसका एक पंजाब का। फिर से महाराष्ट्र का जो दिखाया गया है लगभग आपका जो 1900 के करीब है। तो ये क्या है, एक पद है पंजाब का। इसमें जो कैपिटल दिखाया गया इतना है, लगभग 2300 पद मूल्यों के बराबर है पूरे व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम एक राज्य का। तो ये दिखा दिया गया, इस पर ऊर्ध्वाधर बनाकर इसे क्षैतिज भी हम दिखा सकते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? सभी सरल रेखा समान दूरी पे होती है, अंतर पर खींची जानी चाहिए, पद मूल्य का नाम या वर्ष लिखा होना आवश्यक है, याद रखिएगा। दंड आरेख में बार डायग्राम में इसको भी ऊर्ध्वाधर हम क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे स्तंभी आरेख कहा जाता है, ये याद रखिएगा। स्तंभी आरेख भी इसे कहते हैं। इसे भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, दंड आरेख। अब इसकी विशेषता क्या है? अब देखो इसके कई प्रकार है दंड आरेख के, इसके 4 प्रकार आते हैं। अब इसकी विशेषता जान लो। सभी स्तंभ या दंडों की मोटाई एक समान होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्तंभ है, कोई दंड है, स्तंभ या दंड की है, उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। दूसरा विशेषता, आरेख में सभी दंड समान दूरी के अंतर पर खींचे होने चाहिए। दंडों में रंग या छाया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पहला था सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम। दूसरा था मिश्रित दंड आरेख। तीसरा था बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। इसके बाद चौथा आता है द्विदिशीय दंड आरेख जिसे कहा जाता है, ये चौथा हो गया। अब पहला सरल दंड आरेख में सिंपल बार डायग्राम में पदमाला में दिए गए मूल्यों के किसी एक गुण को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे सरल डायग्राम जो आपका था, मैं अभी शुरू में बनाया था, इसमें क्या किया कि एक रेखा बस खींच देते हैं रेखा डायग्राम में। अब इसमें क्या है, रेखा नहीं खींचना है। ये अंतर मैं बता आपको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये देखो, ये बोल रहा सरल दंड आरेख में सिंपल में, इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसका एक गुण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसको हम क्या करेंगे, एक मान लो यहाँ स्तंभ बना, स्तंभ ऐसे बनता है, इसमें एक कलर भर देंगे स्याही से, ठीक है। एक दंड हो गया, उस ऐसे बन जाएगा। फिर से ये हो गया, दूसरा दंड हो गया। इसमें क्या होगा, एक रेखा नहीं है, रेखा ऐसे होता है, ये कलर भर रहा है, ठीक है। सरल दंड आरेख हो गया। दूसरा मिश्रित दंड आरेख, कंपाउंड बार डायग्राम में आंकड़ों के कुल योग तथा उनके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया जाता है इस पर। पश्चात स्तंभ को उस मूल्य के दिए हुए उप विभागों के अनुपात में विभाजित करके प्रत्येक खंड में संकेत के अनुसार छाया भर देते हैं। ये आपका सरल दंड आरेख हो गया, सिंपल कलर भर दिया इसमें, ये जो आपको बता दिया सरल दंड आरेख। अब ये मिश्रित में देख लो, ये हो गया मिश्रित दंड आरेख। क्या हुआ कि इसाको यहाँ पर दिया गया, भिलाई दिया गया, टिस्को दिया गया, ये पदमाला, राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर इस एरिया में एक उत्पादन दिखा रहा है स्टील का, ठीक है। पिग आयरन दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है। तो देखो इसमें कम सबसे ज्यादा क्या है, इसको का 61% है ना। ये देखो सबसे ज्यादा 61%। फिर से स्टील का यहाँ पर ले लो, उससे कम है। फिर से पिग आयरन उससे कम है। टोटल मिलाकर 67 पॉइंट कुछ के करीब गया है, ठीक है। हम क्या किए, मिश्रित में क्या किए, एक ही एरिया में मान लो एक यहाँ पर देखो ध्यान से, एक ही एरिया में ये क्या है 1978-79 का डाटा है, ठीक है, लोहा इस्पात का। इसको में इस एरिया में क्या हुआ 61.3 इग्नो जो है लाख टन जो है क्या मिला है 63 पॉइंट, यहाँ पर देखो ये कितना मिला, ये वाला इसको कहा 61.3 क्या मिला हमको, ये सिलिका इस्पात मिला। और ये बिक्री योग्य इस्पात कितना मिला 4.8 का यहाँ मिला, ठीक है।
फिर से हमको कच्चा लोहा पिग आयरन कितना मिला यहाँ पर, थोड़ा सा 1.2 का, टोटल मिला के कितना हुआ 67.3 हुआ। तो हमने एक क्या किया, ये यहाँ पर हम स्तंभ एक बनाया और सरल दंड स्तंभ, और इसमें क्या किया, इसमें तीनों को दर्शा दिया, सबसे ज़्यादा को सबसे ज़्यादा एक कॉलम में खींच के फिर से इसमें हमने हल्का सा इसको साइड दे दिया और इसमें भर के दर्शा दिया, स्याही से भर के। ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसको एक इथी से खींच दिया लाइन में, ये उससे कम है थोड़ा इसको दूसरे कलर से ये बिंदु से दर्शा दिया हमने। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ऐसे हमने भिलाई में लिया है। ठीक है, फिर से ऐसे ही हमने टिस्को में, बोकारो में, राउरकेला में, दुर्गापुर में हमने बनाते चला गया है कि भाई एक कंपनी 3 चीज़ों का उत्पादन कर रही है और तीनों चीज़ों का टोटल योग ये हो रहा है निकल के 67.3, और इसको तीनों को दिखा दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमने कहा मिश्रित दंड आरेख। ठीक है, अब बहुदंड आरेख क्या होता है, देखो बहुदंड आरेख में मल्टीपल बार डायग्राम होता है। इसमें पदमाला जो होता है उसमें क्या होता है, स्थान या समय के अनुसार 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए होते हैं। बहुदंड आरेख द्वारा उसको हम तुलनात्मक, यहाँ पर तुलनात्मक चित्र द्वारा दिखाया जाता है या किया जा सकता है। जैसे देखो कैनाल दिया है, वेल दिया है, टैंक दिया, अदर दिया है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, बहुदंड आरेख है। अब इसमें क्या समय का 1950-51 में यहाँ पर स्थिति ये थी, 1975 से 76 में थी, 1976-77 में क्या हो गया, सन दे दिया। अलग अलग समय, मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तु होंगे और 2 या 2 से अधिक समय के, मतलब देखो यहाँ 3 समय काल दे दिया, 3 समय हो गया, ये 3 समय काल है ना। जहाँ तक 77 तक आ गया, 50 से 77 तक आ गया। इसमें क्या क्या हुआ, कैनाल का कैसे प्रोग्रेस हुआ, आदर्श का कैसे हुआ, टैंक का कैसे हुआ, इसमें दिखाया गया। क्लियर हो गया ना आपका। अब द्विदशीय दंड आरेख, पदमाला में क्या होता है कि एक समय में कोई समय दिया गया, उस समय में क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक उत्पादन को हम दिखा सकते हैं प्रदर्शित दंड आरेख पर। दंड आरेख की 4 प्रकार आपको यहाँ खत्म हो गए। यहाँ पर पिरामिडिक आरेख, ये सब जो क्या है, ये सिंगल जो डायग्राम थे इसके ये प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार थे, तो हमने ये लास्ट वाला जानना शुरू किया। इसके बाद से हम लोग ड्यूड डायग्राम जानेंगे, उसके बाद त्रिविमीय डायग्राम जानेंगे। तो देखिए पिरामिड आरेख में ये जो होते हैं, इसमें क्या दिखाया जाता है पिरामिड आरेख में, ये आय वर्ग और लिंग को दर्शाता है, जनसंख्या, साक्षरता, या देश के आयात निर्यात या किसी वस्तु के उत्पादन आदि के आंकड़े इस पर बनाए जाते हैं। सरल यहाँ पिरामिडिक होता है ये, फिर से अध्यारोपित पिरामिड, और फिर से यहाँ पर मिश्रित पिरामिड। अब देखो सरल पिरामिड आरेख क्या होता है, सिंपल पिरामिड डायग्राम एक स्थान या एक वर्ष से संबंधित होता है। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। विशेषता इसमें एक और है, आई वर्ग के अंकों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर हम आरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद से क्या कहते हैं, प्रत्येक आई वर्ग के समान एक ओर पुरुष तथा दूसरी ओर महिला की संख्या प्रतिशत मूल्यों को मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज द्विदिशा स्तंभ बनाकर प्रकट कर देते हैं। देखो ऐसे समझ जाओ, देखो ये स्तंभ बनाया, इधर फीमेल की यहाँ पर दिखा रहा है एज ग्रुप के अनुसार, ये एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन यहाँ पर दिखा रहा है मेल का। ठीक है, अब ये परसेंटेज ऑफ टोटल है, ये पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर वुमेन का। सरल पिरामिड आरेख में क्या किया, एज ग्रुप है 0 से 4 वर्ष के बीच में, इतनी यहाँ पर पॉपुलेशन पाई जा रही है, महिलाओं में इतनी पाई जा रही है। तो ज्यों ज्यों एज ग्रुप बढ़ते जा रहा है पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। हम क्या करते हैं, एक पिरामिड बना के उसके दोनों ओर क्या करते हैं, स्तंभ के अनुसार डिवाइड करते जाते हैं क्षैतिज रूप में, ऐसे बना के उसको बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे जनसंख्या आपके घटती बढ़ती है। अब ये हो गया अध्यारोपित पिरामिड। अध्यारोपित पिरामिड में जब किन्हीं 2 स्थानों अथवा एक स्थान पर भिन्न भिन्न वर्षों में आई वर्ग जो दिया है, एज ग्रुप दिया है, लिंग के अनुसार, मतलब फीमेल होगा पुरुष होगा, इस वर्ष में किसी ग्रुप एज का महिला और पुरुष में क्या अंतर है, इसकी हम तुलना करते हैं इसके द्वारा। अब देखो ये 2 स्थानों का हो सकता है या एक स्थान हो सकता है, लेकिन भिन्न भिन्न वर्षों का होगा। ठीक है, इसमें एक स्थान भी हम ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बिहार हो गया एक स्थान, एक पश्चिम बंगाल हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम राज्य रख देते हैं, मतलब कोई स्थान मतलब राज्य का नाम हो गया। यहाँ पर हम समय काल 1981 रख सकते थे, क्योंकि 2 समय काल ले सकते हैं, यहाँ पर 1982 ले सकते थे, ये भी तुलना कर सकते थे हम। हमने यहाँ पर चूंकि लिया है
ये राज्य यहाँ पर हो गया, एक सन लिया एक समय का, तो पुरुष स्त्री हो गया। बिहार में क्या यहाँ पर ये एज ग्रुप चल रहा है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है प्रतिशत में जनसंख्या, ये हमने दिखा दिया। 0.4 एज ग्रुप का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पुरुष की जनसंख्या बच्चों की जो है 7.8 की है प्रतिशत, महिलाओं की 7.3 है, पश्चिम बंगाल में 5.5 है, 6.0 है। तो देख लो यहाँ पर, ये देखो दिखा रहा है, देखो यहाँ पर। अब जैसे कि ऐसे बनाया, या महिलाओं की मान लो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर देखो ये हो गया बंगाल का, ये बिहार का। इसमें कुछ हम शेडो भर सकते हैं, ये सादा मेरा है तो इसीलिए पुरुषों की हमने तुलना कर लिया बंगाल से, बंगाल का यहाँ 5.5 7.8 का। अभी देखना है यहाँ पर अंतर पता चल जाएगा। अब देखो 7.8 का किसका था, बिहार का पुरुष का जनसंख्या, देखो ये हो गया। बंगाल का 5.5 का था तो ये हो गया। क्लियर। ऐसे ही पुरुषों का पुरुषों तुलना, महिलाओं का महिलाओं से तुलना हम करके यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कंपाउंड पिरामिड डायग्राम में, ये नाम उसकी परिभाषा और विशेषता याद रखना बहुत जरूरी होता है। फिगर इसलिए लाया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें आई ग्रुप मतलब एज ग्रुप हो गया, ठीक है, लिंग पुरुष या और फीमेल महिला, अतिरिक्त इसमें जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरी के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए भी पिरामिड आरेख बनाए जा सकते हैं। इसकी आकृति सोपा नुमा आकार होती है। ये वर्ष हो गया, हमने वर्ष लिया है इसमें। अब इसके बाद से कुल जनसंख्या ले लिया, ग्रामीण की जनसंख्या, नगरी का। तो यहाँ पर देखो लाख पर्सन्स में दिखाया गया है, यहाँ पर कॉलम में बना देगा मापक के अनुसार। 1981 में देख लो लाख पर्सन में, ये अर्बन एरिया का जो है जनसंख्या ज़्यादा दिखाया गया। देखो देखो ज़्यादा है भी। फिर से ग्रामीण एरिया का देखो, यहाँ पर करिया से ग्रामीण एरिया को दिखाया गया है। फिर से 61 में देखो यहाँ पर कम होते गया, 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 कम होते। 1901 में क्या हो गया, अर्बन एरिया की जनसंख्या जो है लगभग, और ग्रामीण एरिया की जनसंख्या लगभग लगभग थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पाया गया है। यहाँ पर देखो कितना 81 में अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा रहने लगे, ग्रामीण एरिया में कम रहने लगे। अब जल बजट आरेख में क्या होता है, इसमें भी डाटा को दिखाया जाता है, प्राकृतिक डाटा को। इसमें किसी स्थान में वर्ष के भिन्न भिन्न महीनों में जल के अधिशेष सरप्लस अथवा अभाव डेफिसिएट की औसत दशा मात्रा प्रकट की जाती है इस पर। इसमें हम जल बजट में कोई भी वर्ष है स्थान का, मान लो कोई स्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ष ले लो 1950, ठीक है, एक बात कह रहा हूँ। अभी वर्ष 1950 में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में जो है कितना जो है जल क्या हुआ है वहाँ पर उपलब्ध हुई है, कितना जल घटा है, इसी को हम क्या करते हैं दर्शाते हैं किस पर, जल बजट आरेख पर। क्लियर हो गया आपका। जल बजट के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय इसको थानथवेट को जाता है, यूएसए कराने वाले हैं। अब हमको यहाँ पर एक नोट है कि धरातल की मृदा आवरण में विभव वाष्पोत्सर्जन हेतु 10 सेमी जल धारण करने की क्षमता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देख लेते हैं। वर्षा प्रक्षेपण आरेख के द्वारा किसी स्टेशन पर 30 या 35 वर्षों की लंबी अवधि में किए गए प्रक्षेपणों के आधार पर वर्षों के महीनेवार अधिकतम, मैक्सिमम, न्यूनतम, माध्यिका, प्रथम या निम्नतर चतुरार्क, तृतीय या उच्चतर चतुरार्क, अपर क्वार्टाइल होता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, एक महीना दे दिया वर्षा प्रक्षेपण आरेख में, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दे दिया गया। देखो यहाँ पर रेनफॉल इन सेमी में दिया है, तो देखो जनवरी में कितना हुआ है, ये देखो देखा है ना, 5 यहाँ पर रेफरेंस है। इसकी विशेषता मैक्सिमम, अपर क्वार्टाइल, मीडियम और लोअर क्वार्टाइल ये मिनिमम। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। द्विबीमी आरेख, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक बीम आरेख, ठीक है। एक बीम आरेख में कई प्रकार पड़े हैं, ये सब एक बीम ऊपर था। अब द्विबीमी आरेख में 2 डायमेंशन डायग्राम का था, 2 मापों अर्थात लंबाई और चौड़ाई इसमें लिया जाता है, ठीक है। दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल आरेख भी इसे कहा जाता है। निम्न प्रकार इकाई वर्ग आरेख यूनिट स्क्वायर डायग्राम होता है। क्या होता है, यूनिट स्क्वायर 90 है इसका। इन आरेखों में किसी निश्चित मापनी के अनुसार क्या करते हैं, एक इकाई वर्ग में क्या करते हैं हम दर्शा सकते हैं, इसमें 1000 क्विंटल अथवा हम 1 लाख रुपए आदि के अनुसार। तो क्या इकाई वर्ग यूनिट स्क्वायर है। अरे एक एरिया में मान लो 100 क्विंटल हो रहा है,
राइस, एक स्क्वायर बनाया। दूसरे एरिया में फिर से 100 कुंटल है तो उसको भी एक स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे ही स्क्वायर बनाते जाएंगे, जितना कुंटल उतना स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। क्लियर? अलग अलग हम ज्वार, व्हीट और राइस को दर्शा सकते हैं ईयर के अनुसार। देखो यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, वर्ग ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य के केवल एक वर्ग बनाया जाता है। इसमें वर्गाकार ब्लॉक आरेख में, स्क्वायर ब्लॉक आरेख में हम क्या बनाएंगे, मान लो हमारा राइस हुआ है, मान लो 1000 कुंटल है ना, 1000 क्विंटल हमारा राइस है, तो हम एक बस वर्गाकार ब्लॉक बनाकर दर्शा देंगे। गेहूं जो है हमारा, अगर मान लो 700 क्विंटल है तो हमने बनाया, ज्वार उससे कम है तो हमने बनाया, बस इसमें एक से ही उसको ब्लॉक आरेख में दर्शा देंगे। ठीक है। अब आयताकार आरेख में क्या होता है, रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है, किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार क्षेत्रफल परिकलित किया जाता है। अब देखो इसमें मैं सवाल आपको बताना नहीं है, हो गया लंबाई और चौड़ाई। और राइस का सबसे ज़्यादा देख लो आप खुद, हो गया ना, होल मिनी टन के अनुसार ये साधारण आयताकार आरेख है। इसमें हमने क्या किया, उत्पादन दे रखा है इसमें किसी अनाज का, और उसका जो एरिया दे रखा है, और उस एरिया में कितना उत्पादन लंबाई गुणा चौड़ाई में हुआ है, उसको हमने क्या किया, एक ही एक बड़ा सा आयत बनाया, और उस एरिया में एक मान लो एक एरिया का ये बड़ा सा आयत हो गया, एक एक बड़ा सा ये आयत हो गया। इसमें बना के हमने क्या किया, अलग अलग जो इस एरिया, मान लो आपका खेत, उसमें 10 प्रकार की खेती किया आपने, बोया अनाज, गेहूँ बोया, उसके साथ जो फसल लगती है वो बो दिया। ठीक है। अब उसको हमने एक ही एरिया को, उसी एरिया को डिवाइड करके, गेहूँ कितना हुआ वो डिवाइड किया, कैलकुलेशन करके, ज्वार कितना हुआ वो डिवाइड किया, है ना, ये देखो। फिर से यहाँ पर बाजरा कितना हुआ वो डिवाइड किया एरिया। अब ऐसे करके इसको हमने दर्शा दिया है। तो पहले में क्या था, एक ही क्षेत्र दे रखा था साधारण आयत आरेख में। विभाजित आयत आरेख में क्या देखा, विभिन्न उप विभागों के क्षेत्रफल दिया गया होता है। जैसे राइस का अलग दे रखा है, दाल का अलग दे रखा है, गेहूं का अलग दे रखा है, ज्वार का अलग, एक तरह से उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या किया, राइस के लिए अलग एक मतलब स्पष्ट ज्यादा दिखेगा। देखिए राइस के लिए अलग दे दिया क्षेत्र, है ना, पल्सेस के लिए अलग, व्हीट के लिए अलग क्षेत्र दे दिया। इसे हम पाई डायग्राम कहते हैं, वेल पाई डायग्राम। इसमें क्या करते हैं हम कि वृत्ता में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वस्तु के क्षेत्रफल को, उस संख्या को विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। ये कोण सदैव अवरोही क्रम में बनाया जाता है, अर्थात पहले सबसे बड़ा कोण, फिर छोटा, फिर छोटा, एक कोण के रूप में फिर से छोटा, सदैव अवरोही क्रम होते हैं, बड़े से छोटे में। अवरोही मतलब क्या है, 14 देखो, सबसे बड़ा उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है। अब देखो संचय यहाँ पर मान जो अंश में ये प्राप्त हो रहा, अब देखो कोण का अंश जो सबसे बड़ा, फिर से उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, कोण भी प्राप्त हो रहा। तो प्रतिबिंब का देखो सबसे छोटा कोण प्राप्त हुआ, उससे प्रति का अतिरिक्त करने पृष्ठभूमि का तो देखो इतना प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा किसका प्राप्त हुआ, पृष्ठभूमि का इतना कोण प्राप्त हुआ। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल, खत्म हो गया ये आपका। अब आता है वलय आरेख। क्या होता है वलय आरेख, ये होता है रिंग डायग्राम। ये वलय आरेख में दिए हुए जो भी मतलब पद मूल्य है वो अलग अलग वृत्तों के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास संबंधी पद मूल्य के वर्गमूल के अनुपात में होता है। इसे हम आरोही या अवरोही क्रम कर लेते हैं। जैसे कि कोई एरिया दिया गया, वहां पर सबसे ज्यादा एरिया मान लो हेक्टेयर में दिया गया है, सबसे कम, तो सबसे ज्यादा एरिया को हम सबसे बड़ा क्या करते हैं, वलय बनाते हैं। ठीक है। देखो ये एक बनाया सबसे बड़ा, ठीक है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा देखो ये करोड़ हेक्टेयर में 2.40 का सबसे छोटा ये अंदर वाला है। जैसे हम किसी भूमि का यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम वलय आरेख द्वारा दिखा सकते हैं कि उसमें फॉरेस्ट है कितना, उसमें कृषि कितनी हो रही है, अलग अलग कार्य क्या क्या हो रहे हैं, उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते हैं। फिर से त्रिविमीय आरेख होता है, 3 डायमेंशन डायग्राम। ये देखो अभी हमने 2 डायमेंशन ये सारे डायग्राम देखे हैं, इतने इसके प्रकार थे। अब 3 डायमेंशन हम देखेंगे। ये अब 3 डायमेंशन में इसमें क्या ज्ञात होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजों का इसमें प्रयोग होता है। अर्थात दिए हुए मूल्य के घनों, क्यूब का, ब्लॉकों का अथवा गोलों का, स्फीयर्स का आदि के आयतन को, अनुपात को हम प्रदर्शित करते हैं। आयतन आरेख भी इसे हम कहते हैं। देखिए इसका पहला प्रकार है गोलीय आरेख जो है। प्रथम गोलीय आरेख में वृत्त के बजाय हम गोले खींचे जाते हैं। किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए उस संख्या के लघुगणक में 3 का भाग दे देते हैं।
अलग अलग राज्य का गोली आरेख उसके अनुसार बताया गया है, उसकी जनसंख्या ये दी गई है और उसको दर्शाया गया है अर्धव्यास खींच के। तो ये 3 डायमेंशन जो गोली आरेख हो गया पहला इसका। घना आरेख जो होता है क्यूब डायग्राम होता है, इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को घनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो कोल की यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा है, देखो घन के रूप में ये बना दिया गया है। ये 3 डायमेंशन है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा यहाँ पर भी दिखा। आयरन का दे रखा है, ठीक है। सबसे कम किसका, मैंगनीज का यहाँ दे रखा है, देखो घन बना के पाइल डायग्राम कहता है। इस आरेख में किसी मूल्य को प्रकट करने के लिए पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार समान आकार वाले घनों की संख्या ज्ञात करके उन्हें एक पुंज रूप में दिखाते, पुंज रूप में, और उसको एक पुंज के अनुसार हम दर्शा। एक पुंज क्या है, ये पुंज यही है कि अगर 110 संख्या है तो इसका पुंज 11 होगा, ये ऊपर का खंड। फिर से इसका अगर 110 है तो इसका 10 खंड गिन लेना, इसका 70 है तो इसका 7 होगा, 4 3 7। इसका जो है ये छोटा सा पूंजी ये दिया गया 2 का प्रदर्शित कर रहा है, तो मतलब 102 इसका होगा, तो 102 में यूएसएसआर में तो ये छोटा पूंज। फिर से देखोगे यहाँ पर पेरू का है पूंज 40 से ऊपर होगा तो 4 और प्लस छोटा सा 40 से ऊपर। इसमें 3 से ऊपर होगा नॉर्वे का, यहाँ पर 3 आप पूंज छोटा सा यहाँ देख लो। नॉर्वे का जो 35 है, तो 35 है। तो संयुक्त अमेरिका के भी 3 से ऊपर होगा तो 3 और छोटा सा होगा, पूंज हम बना लेते हैं। ये बस हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल 3 डायमेंशन। अब इसके अतिरिक्त भी विशिष्ट आरेख आते हैं, अदर स्पेशियल डायग्राम आता है, इसमें पढ़ते हैं तारा स्टार डायग्राम। इसमें 4 प्रकार हैं। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं। जो स्टार डायग्राम होता है ये वृत्त या घड़ी आरेख, कलाक डायग्राम या रोज आरेख, वेक्टर आरेख आदि नामों से पुकारा जाता है। इसी वर्ष में चलिए पवन उसी को दिखलाया जाता है तारा आरेख में। ये पहला जो है साधारण पवन आरेख सिंपल विंड रोज, इसमें किसी स्थान पर एक वर्ष में कितने कितने दिन किस किस दिशा वाली जो है पवन थी और उस वर्ष में कितने दिन ऐसे थे जब पवन शांत थी, रेखाएं या कालम बनाकर प्रकट करते हैं। शांत पवन वाले दिनों की संख्या केंद्र में होता है। नॉर्थ जो वेस्ट से पवन ज़्यादा है उससे कम, यहाँ से वेस्ट से पश्चिम से आई। जब शांत रही पवन तो ये खाली स्थान हो गया। 43 दिन शांत रहा एक वर्ष में। बाकी जो है सबसे ज़्यादा जो चला NW चला, ये साधारण पवन आरेख का हो गया। फिर से ये आ गया पवन तथा दृश्यता रोज, विंड एंड विजिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि विंड जो चलता है ना उसमें अच्छा दिख रहा है कम दिख रहा है, इसको हम दिखलाते हैं। इसके बाद से तीसरा आता है इसमें प्रकार मिश्रित पवन आरेख, इसमें कंपाउंड विंड रोज कहा जाता है इसे। इसके द्वारा पवन दिशा एवं पवन वेग दोनों की बारंबारता को एक साथ प्रदर्शित किया था, मतलब पवन किस दिशा था रही उसका वेग कितना है इसमें दर्शाया जाता है। ये एग्जाम्पल है, देखो आप लोग इसकी बारंबारता दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी पर हावर पवन कितने किलोमीटर चल रही है स्पीड से, ये दर्शाया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज है, इस दिशा से आ रही है पवन जा रही है, इस दिशा से आ रही है ना, ये आ रही है, सारे सभी दिशा से पवन आ रही है। इसमें जो ये दिखाया जा रहा है सबसे तेज सबको, ये देखो ग्राफ उससे स्लो है तो ये, उससे स्लो तो ये ग्राफ बनाया गया। तो मिश्रित पवन आरेख में हम क्या करते हैं, पवन की दिशा पवन का वेग ज्ञात करते हैं। इसे पवन तार आरेख में वाइंड स्टार डायग्राम में भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर से आने वाली पवनों के वेग के अनुसार मासिक बारंबारता प्रकट करने वाले पवन आरेख पवन तार आरेख कहलाता है। जो भी दिशाओं से पवन आ रही है उनके वेग के अनुसार ये कितने महीने में कितनी वेग से आ रहे हैं इसी को प्रदर्शित करता है। पवन तार आरेख हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा त्रिकोण आरेख, ट्रिंगुलर डायग्राम क्या होता है ये जान लेते हैं। बनाने के लिए 2 बातों का होना परम आवश्यक होता है। प्रथम, आरेख में प्रदर्शित किए जाने वाली प्रत्येक संख्या के 3 भागों या घटकों में पूरा बांट दिया जाता है, अर्थात उस संख्या को 3 घटकों के प्रदर्शित मूल्यों का योग हमेशा 100 के बराबर होगा। द्वितीय दशा में सभी घटकों का मान प्रतिशत में दिए गए होंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा कि 3 भाग में कोई भी घटक दिया, मान लो यहाँ पर दिया 100 घटक, इसको हमने 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया, ठीक है। तो 20 से 30 यहाँ पर देख लो ध्यान से। और उसके बाद से द्वितीय दशा में तो सभी घटकों का मान प्रतिशत में होना चाहिए, तो 20%, 30%, देखो ये परसेंटेज में दिया गया। तो मान लो 100 घटक दिया है। अब 100 को हमने क्या किया, 100 को हमने
20 एक ओर का लिया त्रिभुज का, एक ओर का 30 लिया, एक ओर का 50 लिया। जैसे यहाँ 20 और 30 दिया, यहाँ पर 30 और 20 दे देगा और 50, तो 30 20 50 और 50 100 हो गया। ऐसे ही इसका सी सा आता है प्रकीर्ण आरेख। स्कैटरिंग डायग्राम क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो समकक्ष श्रेणियों के चर मूल्यों में सहसंबंध की प्रकृति को प्रकट करता है। आरेख में एक दिखलाया जाता है कि दो दी हुई समकक्ष श्रेणियों के चर मूल्यों में कोई संबंध है या नहीं है। ये संबंध धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। आलेखी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये सांख्यिकीय आंकड़े होंगे। जैसे कि कोई भी हम डाटा लेंगे वो संख्या में होगा और ये नियमित रूप में होता है। अब इसमें क्या होता है कि वक्रों के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इसको आलेखी आरेख कहते हैं। अब देखिए साधारण रेखीय आलेख जो होता है ये सिंपल लाइनियर ग्राफ होता है। ये क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य जैसे तापमान, वर्षा, वायदा, जनसंख्या, आय, व्यय, निर्यात, आयात अथवा उत्पादन आदि को हम प्रदर्शित इस पर करते हैं। यहाँ पर देख रखा है टेम्परेचर सेल्सियस में 50 तक, ये जनवरी फरवरी, जनवरी में टेम्परेचर क्या हुआ, फिर से अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने चढ़ता गया, ये उतरता गया। तो इसको हम साल में कितने बार परिवर्तन हुआ मंथ के अनुसार, इसको हम देखने के आलेखी साधारण प्रयोग करते हैं, साधारण आलेखी। अब बहुरेखीय आलेख क्या होता है, पॉलीलाइनियर ग्राफ। ये आलेख साधारण रेखिक आलेखों की तरह ही बनाए जाते हैं, अंतर केवल इतना कि इनमें दो या दो से अधिक वक्र होते हैं। लेकिन सिंपल वैसे ही होता है, किसी साल का दे देगा तो मान लो यहाँ पर तापमान दे दिया और क्या हो गया कि वक्रों की संख्या जो हो गई, मान लो किसी वर्षा को दर्शा दिया, इसमें दर्शा लेते हैं ऐसे करके, दो या दो से अधिक बहुरेखीय आलेख होता है। सेम वैसे ही ये भी होता है। पट्टिका ग्राफ जो बैंड ग्राफ जो होता है ये क्या होता है, इसमें पट्टिका ग्राफ को मिश्रित रेखा आलेख कंपाउंड लाइन ग्राफ कहते हैं। अब इस आलेख के द्वारा काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उप विभागों को अनेक योग प्रदर्शित करते हैं। कैसे, अब देखो पट्टिका आरेख में काल श्रेणी दे दिया है, एक ये दे दिया 1965 66 70 का, तो ये काल श्रेणी है। काल श्रेणी मतलब कितने समय के अंतर्गत ये बदलाव हुए हैं, इसीलिए मिश्रित आलेख भी होता है। और इसमें अरब एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर दे रखा है इंडिया से अरब में, तो ये देखो एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे काटन का, काटन टेक्सटाइल है, लेदर है, तो इसीलिए पट्टिका एक दूसरे के ऊपर ही हो जाते हैं। तो पहले इसमें देखो 1965 66 में कैसे स्टार्ट हुआ था, फिर से ये कैसे आगे सन गया, बढ़ते गया किसका, यहाँ पर टी का, चाय का, अरब देशों में, फिर से ये कैसे डाउनफॉल हुआ। फिर से यहाँ पर देखो कॉटन टेक्सटाइल का क्या हुआ कि यहाँ 66 और 65 के बीच में 10 साल के अंतर्गत में ये ऐसे चढ़ा, फिर से 70 71 में थोड़ा ऊपर गया, फिर से ये यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर 77 78 में, उसके आगे ये टेक्सटाइल का है। तो ये क्या आगे काल श्रेणी के आधारित आंकड़ों के अनुसार टेक्सटाइल में अलग अलग उपभागों में, टेक्सटाइल एक भाग हो गया, टी अलग भाग हो गया, किसी देश में क्या आयात निर्यात हुआ पट्टिका ग्राफ द्वारा हम दर्शा सकते हैं। क्लियर। अब आता है अर्गोग्राफ। ये देखो सब पूछा जाता है अर्गोग्राफ में, इसमें आरेखी एवं आलेखी दोनों विधियों का मिला जुला प्रयोग करके बनाया गया है। एक विशेष प्रकार का आलेख है जिसमें किसी क्षेत्र के फसलों के क्षेत्रफल, वर्धनकाल, सेशनल मतलब कितना ग्रो हुआ है एक सेशन में, उस क्षेत्र की जलवायु, तापमान एवं वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता से संबंधित प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर रेनफॉल दिखा रखा है, टेम्परेचर दिखा रखा है, और फिर से यहाँ पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता दिखा रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो व्हीट दिखा रखा है, फिर से आपका कॉटन दिखा रखा है, यहाँ पर व्हीट। तो ये क्या हो रखा है कि आर्गोग्राफ में हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर जलवायु हो गया, जलवायु कैसे रही जनवरी में, ये टेम्परेचर चढ़ा, जनवरी में चढ़ते गया, फिर से दिसंबर में जाकर उतर जाएगा। फिर से ह्यूमिडिटी देखो रिलेटिव होता अपेक्षिक, ये यहाँ से ऊपर था जनवरी में, डाउन हुआ, यहाँ पर मई में, जून चढ़ा चढ़ा चढ़ा, फिर से ये ऐसे होके यहाँ पर गया। रेनफॉल देखो, हम जैसी बात अगर भारत में हो तो ये देखो वो आपका मई के बाद से 22 मई के बाद से ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद से ये लगभग आपका नवंबर तक बरसता है। दिसंबर में ये जो आपको पता होगा चक्रवात से वर्षा भारत में होती है। उगलीवी अर्गोग्राफ, उगलीवी अर्गोग्राफ क्या है, ये मद्रास में भौगोलिक संस्था तत्कालीन थी, उसी में ये उगलीवी द्वारा बनाया गया था 1929 में। इसमें क्या होता है, महीनों के अनुसार दैनिक कार्यों की, मतलब एक महीना में दैनिक कार्य क्या हो रहे हैं, प्रकृति,
उनकी घंटों में अवधि को वृत्ताकार चक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया था, जिससे पाई डायग्राम आपको बताया था। तो ये देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये महीना हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया। तो महीनेवार दैनिक कार्य क्या हो रहे हैं, देखो ये दैनिक कार्य आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर नीचे थोड़ा और आएंगे, ये डायग्राम देखो। जैसे यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क हो रहा है, इस महीने में इतना हुआ, ये पूरा इसे लेके इसको हम लोग मापक के अनुसार एक मार्क लगा के इसे बना देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर शिप यहाँ पर हो गया, फिर से एग्रीकल्चर हो गया, ये शिप वाला काम हो गया, ये एग्रीकल्चर का काम इस वाले पार्ट में हो गया, हर महीने में कितना हुआ है। अदर एक्टिविटी और स्लिप जो है, स्लिप कितना हो कर रहे हैं लोग, ये वाला हर महीने में लोग स्लिप कितना कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी कितना कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को हम दर्शाते हैं। क्लाइमेटोग्राफ के द्वारा किसी स्थान के मासिक तापमान, वार्षिक वर्षा दोनों की दशाओं को प्रकट किया जाता है। इसे इरविन रेज ने और आरेख, EN मुन्स ने व हार्टसोन ने जलवायु आरेख, क्लाइमेटोग्राफ, TW बर्च ने इसे ध्रुवीय चार्ट व घड़ी आलेख नाम से पुकारा था। तो अलग अलग विद्वानों अलग नाम से पुकारा। यह भी इसमें किसी स्थान की मासिक तापमान और मासिक वर्षा को दिखाया जाता है क्लाइमेटोग्राफ में। क्लियर। अब देखो ये भी क्लाइमेटोग्राफ, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, महीनेवार हो गया आपका। थोड़ा सा जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, फिर से मई में थोड़ा बड़ा, जून यहाँ पर जून में बढ़ा, फिर से यहाँ पर देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि 3 ही सेंटीमीटर करीब वर्षा होती है भारत में, जो आता भूमध्य सागरीय चक्रवात, वहाँ से वर्षा होती है। ठीक है, दिसंबर में देखो 20 सेंटीग्रेड के करीब तापमान होता है। अप्रैल मई में देखो ये बढ़ ही जाता है, 30 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। देखो ये हम चपल है 30 सेंटीग्रेड। अब आता है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ किसी स्थान की औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान होता है। इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर और आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 12 महीने के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के समान अंकित करके बनाए गए आलेखों को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राम कहते हैं। इसे 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान व आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए थे कि मानव शरीर पर तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था, इसको क्लाइमोग्राफ नाम से संबोधित किया था। क्लाइमोग्राफ का मूल उद्देश्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोपवासियों के निवास के संभावनाओं व सीमाओं को इंगित करता है कि यूरोपवासी जो होते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय तापमान और वहाँ की आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। इसमें औसत मासिक जो आर्द्र बल्ब तापमान और अपेक्षिक आर्द्रता 12 महीने का एक पेपर पर दर्शाया जाता है। मागी जो होता है, रॉ, कीन और स्कॉचिंग, ये पूछा गया है। अब देखो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में जो होता है मगी, यहाँ पर आर्द्र बल्ब तापमान 15 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, अपेक्षिक आर्द्रता जो होता है 70 से अधिक होता है। अब देखो रा जो है ठंडी है और आर्द्र है, ये आर्द्र बल्ब तापमान यहाँ पर आपका 4 सेंटीग्रेड से कम होगा, अपेक्षिक आर्द्रता 70 से अधिक होगा। तापमान कम था, अपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ठंडी व शुष्क जलवायु आर्द्र बल्ब तापमान, देखो फिर से ये शुष्क जलवायु है, ये यहाँ पर 4 सेंटीग्रेड से कम होगा, अपेक्षिक आर्द्रता 40 से कम होगी। ठीक है, फिर से स्कॉर्चिंग जो है उष्ण एवं शुष्क जलवायु, ये भी है ये। यहाँ पर आर्द्र बल्ब तापमान क्या होगा, 15 सेंटीग्रेड से अधिक, अपेक्षित आर्द्रता 40 सेंटीग्रेड से कम हो गई। अभी स्कॉर्चिंग हो गया, कीन हो गया, रा हो गया, मगी हो गया। स्कॉर्चिंग ऊपर है उष्ण एवं शुष्क, और कीन क्या है, कीन जो है ठंडी एवं शुष्क है। ये ठंडी एवं आर्द्र रा है और मगी जो है आपका उष्ण एवं आर्द्र है, ऐसे याद कर लो। इसी प्रकार जो है ई फास्टर हैं, इन्होंने थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की योजना का प्रयोग करके आयताकार निर्देशांकों को ग्रिड पद्धति द्वारा एक क्लाइमोग्राफ बनाया, जिसमें 6 तापमंडल बताता है टेम्परेचर। जैसे कि ये बोले अति शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यहाँ पर शीतल कटिबंध, मृदु जो है कटिबंध, खोसड़े कटिबंध और ऊष्ण कटिबंध, इन्होंने 6 तापमंडल बताया ग्रिड पद्धति के आधार पर। अब देखो ज़्यादा हॉट है, देखो हाथ है, उष्ण है, ठीक है, सबसे ऊपर। सबसे ठंडा है यहाँ पर फ्रिगिड है, कोल्ड है, उसका कूल है, मिडल है, वार्म है, ये आपने बताया। यहाँ पर टेम्परेचर दर्शा दिया,
यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन इंचेस में दिखा रहा है। तो इसी के अनुसार देखो यहाँ पर एरिड है, सेमी है, एंड एरिड है, सेमी ह्यूमिड है, फिर से ह्यूमिड वेट है, ये बता रहे हैं। तो देखो हीदर ग्राफ जो है एक विशेष प्रकार का क्लाइमोग्राफ है जिसमें औसत मासिक तापमान, महीने का औसत तापमान और महीने का औसत वर्षा को हम कोटियों के रूप में और भुजाओं के रूप में अंकित करते हैं। तो देखो ये हो गया आपका अर्गोग्राफ। तो देखो टेम्परेचर हो गया औसतन और रेनफॉल हो गया औसतन। ये कोड के रूप में देखो यहाँ पर दिखाया गया है, रेनफॉल और टेम्परेचर मासिक बार ये दिखाया गया है। एक महीने में कितना टेम्परेचर हुआ और रेनफॉल कितना हुआ, ऐसे इसे हम मिला के इस कोड के रूप में इसे हम ऐसे इस पर हीदर ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ का जितना सेक्शन तक कंप्लीट हो गया। सांख्यिकी विधियाँ हम पढ़ेंगे जो है इसमें हम करते क्या हैं, इसमें संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण और तुलना तथा निर्वाचन या व्याख्या से कहता है, ये हम इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें सांख्यिकी विधि में। तो ये इसकी विशेषता याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं जो सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, दो प्रकार की। देखो एक होता है प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक होते हैं गौण या द्वितीयक आंकड़े जिसे कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े के यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं। देख लो यहाँ ध्यान से याद कर लेना। ये प्राथमिक आंकड़े व्यक्तिगत प्रक्षेपण होते हैं, इसमें साक्षात्कार लिया जाता है, प्रश्नावली किया जाता है, अनुसूचियाँ ली जाती है। देखो यहाँ से पूछा गया एग्जाम में। और इसमें अन्य आते हैं जो प्राथमिक होते हैं, जो डायरेक्ट लिए जाते हैं। गौण या द्वितीय आंकड़े होते हैं जो कहीं से लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाशित स्रोत से लिया जाता है। अप्रकाशित, प्रकाशित जैसे न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें होती है। अप्रकाशित, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। इसे प्रकाशित स्रोत में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होता है, सरकारी प्रकाशन होता है, अर्ध सरकारी प्रकाशन होता है, निजी प्रकाशन होता है, पत्र पत्रिका का होता है, अन्य आता है। अप्रकाशित में सरकारी अभिलेख आता है, अर्ध सरकारी अभिलेख आता है, निजी अभिलेख आता है, अन्य अभिलेख आता है। अब देखो प्राथमिक आंकड़े से स्टार्ट करेंगे हमने। इसमें 5 पढ़ना है, इसके 5 प्रकार पढ़ने हैं। और गौण आंकड़े के 2 प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग भाग पढ़ने हैं। क्लियर आपका। तो प्राथमिक आंकड़े में देखो पहला है, इसमें ए आता है व्यक्तिगत जो होता है प्रक्षेपण, पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन क्या आता है। ये क्या होता है कि स्वयं जो होता है कोई भी जो भी व्यक्ति होता है स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करके अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। ये व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं। जैसे कि हम गए किसी क्षेत्र में घूमे तो हमको जो डाटा मिला किसी से पूछा तो व्यक्तिगत। साक्षात्कार क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत कोई सूचनादाता से पूछा कि भैया इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना, तो उसने बताया 10 लोग रहते हैं। तो ये जो हमको डाटा मिला ये साक्षात्कार हो गया। फिर से हो गया प्रश्नावली। क्वेश्चनेयर में क्या यही है कि मान लो आप कोई प्रश्न पूछने वाले हो, हाँ, एक टीचर आपने क्या किया, डाक द्वारा अपने प्रश्न बनाकर उसके 10 प्रश्न बनाए, उसके 4 ऑप्शन सेट किए हैं, और उसको जिससे पूछना है प्रश्न उसको भेज दिया। अब भेज दिया तो उसने भर के फिर से आपको उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा वापस कर दिया आंसर तैयार करके, उसे हम प्रश्नावली विधि कहते हैं। इसमें इसका दोष है कि इससे केवल शिक्षित प्रदाता है उसी के द्वारा हम ले सकते हैं, इसके अलग अशिक्षित नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। अनुसूची क्या होता है, इसमें सरकार द्वारा जो जनगणना कराया जाता है वो अनुसूची द्वारा ही तैयार की जाती है। जैसे मान लो कोई सरकार को डाटा चाहिए, प्राथमिक डाटा कि भाई नेक्स्ट जनसंख्या जनगणना कराना है, तो सरकार को डाटा चाहिए कि अपने देश की जनसंख्या कितनी हुई है। तो क्या करेंगे, वो किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति को भेजेंगे जो सूचनादाता होता है, जिसे कहा जाता है सूचनादाता। वो क्या करता है, सूचना को तैयार करने के लिए किसी लोग से मिलता है, और जब लोग से वो मिलता है तो लोग के पास जाके पूछता है चीज़ों के बारे में कि आपके घर में कितने लोग हैं, है ना। अब कितने लोग हैं तो बताता 5 लोग हैं। अब 5 लोग ये अनपढ़ भी बता सकता है, पढ़ा लिखा भी बता सकता है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो सूचनादाता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट विधि अन्य विधियाँ में, अन्य विधियाँ में जो है इसमें रिमोट सेंसिंग द्वारा, वायु फोटो चित्र द्वारा भी हम डाटा को एकत्रित कर लेते हैं। ये प्राथमिक डाटा का स्रोत हो गया। अब द्वितीय आंकड़े सेकेंडरी डाटा, वो 2 प्रकार है इसमें, एक प्रकाशित एक अप्रकाशित। प्रकाशित क्या होते हैं, प्रकाशित वो डाटा होती है जो किसी द्वारा प्रकाशित कराया जाए, जैसे सांख्यिकी प्रतिवेदनों, सांख्यिकी सारांशों, पुस्तकों आदि से जिनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशन होता है। इसके निम्न प्रकार हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराया जाता है,
ठीक है, पहला। दूसरा इसमें आता है सरकारी प्रकाशन, जैसे कि बुलेटिन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा सांख्यिकी सारांश कराया जाता है। मौसम विज्ञान रिपोर्ट आप देखे होंगे, ये सरकारी प्रकाशन हो गए एग्जाम्पल। अर्ध सरकारी प्रकाशन में इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा, महानगरों के नगर निगम और जिला परिषद के द्वारा प्राइवेट मिल के काम करते हैं और प्रकाशन कराते हैं। अब निजी तो सिंपल सी बात है, प्राइवेटलाइजेशन होगा। कोई टीचर ने प्राथमिक आंकड़े किया, ये द्वितीय में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राथमिक आंकड़ा किया, उसने अपने किताब में छाप दिया उसे। अब उस किताब में जो आंकड़ा उसको लेकर मैंने अपने किताब में छाप दिया, तो जो मैंने लिया वो द्वितीय आंकड़ा हो गया। ठीक है, यही बोल रहा, ये निजी प्रकाशन इसे कहता है। ठीक है, इसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं द्वारा जो द्वितीय आंकड़े मिलते हैं, दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रिका आता है उसके द्वारा। अब आ गई है प्रकाशित स्रोत हो गए 5। अब अप्रकाशित, ये अभिलेखों या सौदे के रूप में होते हैं। इसमें सरकारी अभिलेख आता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड आते हैं। हम लोग अप्रकाशित जब डाटा लेते हैं तो जो है अप्रकाशित डाटा है, इसको प्रकाशित नहीं, उस सरकार के पास किसी भी आपके जो भी ब्लॉक है, कोई भी तहसील है, वहाँ पर कार्यालयों में जो फाइलों में रिकॉर्ड मौजूद होते हैं वहाँ से हम लेते हैं। और सरकारी अभिलेख नगर निगम हो गया, इसमें नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गई, ये पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होती। यहाँ से जो हम डाटा उठाते हैं वो आ गए, ये प्रकाशित नहीं होते, अप्रकाशित होता है। निजी अभिलेख जैसे कि मान लो किसी व्यापार संघ या कंपनियों से हमने डाटा लिया, वो प्रकाशित नहीं होता है, उसके रिकॉर्ड से हमने निकाल लिया तो वो अप्रकाशित हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है प्रतिदर्श अध्ययन, ये भी जान लो। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है, प्रतिदर्श चयन की विधियाँ क्या है। देखो, स्वदेशी प्रतिचयन होता है, यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। स्वदेशी में देखो मात्रात्मक आता है, विस्तृत प्रतिचयन आता है। यादृच्छिक में सरल आता है, विस्तृत जो होता है यादृच्छिक प्रतिचयन आता है। इसमें देखो सरल में आता है लॉटरी विधि, घोड़ी ढोल विधि, घोड़ी प्लेट विधि, क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, यादृच्छिक संख्या विधि। अब ये देखो बस इंपॉर्टेंट जानना इसमें। अब देखो इसमें स्थिरित यादृच्छिक प्रतिचयन के जो 2 प्रकार हैं, सरल स्थिरित यादृच्छिक प्रतिचयन और बहुस्थिरित यादृच्छिक प्रतिचयन। इसको आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन देखो यादृच्छिक प्रतिचयन के क्वेश्चन पूछे गए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि बहुत सारे लड़के आसान से आसान गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है बस। जो प्रतिदर्श अध्ययन होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हमने 100 परिवारों का 10 लोगों को चुना और उससे हमने 100 लोगों के बारे में जान लिया, सिंपल स्टडी से कहलाता है। इसमें स्वदेशी प्रतिचयन को हम जानते हैं, उसके बाद यादृच्छिक को जानेंगे। हम अपने उद्देश्य मान के चलते हैं कि हमको इच्छा है कि यहाँ 10 लोग हैं, उसमें से एक लोग से ही 10 लोग का बारे में पता चल जाएगा, तो हमने उसको चुन लिया। ये स्वदेशी हमारी इच्छा जितनी हुई उतना हम चुन लेते हैं। 2 प्रकार है, मात्रात्मक और विस्तृत। मात्रात्मक क्या होता है, कोटा सैंपलिंग। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई तहसील की जनपद की हमको गणना करनी है, तो उसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जनसंख्या में से हम चुन लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट से, उसे हम मात्रात्मक प्रतिचयन कहते हैं। फिर से इसके बाद आता है विस्तृत प्रतिचयन। इसमें क्या होता है, तो क्या है कि हमने पहले में क्या किया कि मान लो 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति में से हमको जितना इच्छा किया हमने छांट लिया। ठीक है, मतलब मान ली 10 किया तो 10 ही छांट लिया। लेकिन इसमें क्या होता है कि 100 है तो इसमें से हम 30 छांटेंगे, 10-10 करके 30 छांटेंगे, तो उससे हमको ज़्यादा यथार्थ निष्कर्ष निकल के आते हैं कि क्या वहाँ पर प्रभाव लोगों का है, उनकी सोच क्या, उनकी मेंटलिटी क्या है, ये चीज़ें हम जान सकते हैं। अब इसके बाद से दूसरा आता है यादृच्छिक प्रतिचयन, ये जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि स्वदेशी प्रतिचयन की तुलना में यादृच्छिक जो प्रतिचयन होता है इसकी विधि अधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिदर्शों की छांट पर अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत राय या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। देखो इसमें क्या था कि अपने मन से वो चुन रहा था स्वदेशी दोनों विधि में, ठीक है, इसीलिए उस पर पक्षपात करने की भी आरोप लग सकते हैं, लेकिन यादृच्छिक में नहीं होगा। ठीक है, इसके 2 है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और स्थिरित यादृच्छिक प्रतिचयन। तो ये सरल यादृच्छिक में कोई भी इकाई है, समस्त इकाई में से एक साथ आवश्यक, मतलब हम एक साथ मान लो 100 इकाई है, इसमें से 50 चुन लिया, तो एक साथ चुने जाते हैं इसमें। जैसे कि मान लो लॉटरी बिल, मान लो एक बॉक्स हुआ, यहाँ पर हमने कई 50 लोगों को देखा, 50 लोगों के लिए हमने कागज़ बनाया और कुछ लड़कों से इसमें डलवा दिया एक बॉक्स में। अब एक लड़का आया, इस बॉक्स से कागज़ मान लो जितना निकाला, जो निकाला उसी को अभिष्ट प्रतिदर्श माना जाता है, ये लॉटरी विधि कहता है। जैसे मान लो लॉटरी विधि सब कोई नहीं जीत सकता, जो इम्पोर्टेंट है, जिसका लक साथ दिया वही उसी का नाम आएगा।
दूसरा घूर्णन ढोल विधि, रोटेटिंग ड्रम मेथड होता है। हमें प्रतिदर्श निकालना, 1000 लोगों की संख्या है, इस पर 0 से 9 की संख्या लिखी होती है ना। ये समग्र इकाइयों को एक निश्चित संख्या दे देते हैं, 1 2 3 4 हम लिख देते हैं। प्रतिदर्श इकाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ढोल को अच्छी तरह घुमा के एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है। 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है। एक ही निकालोगे और उस पर मान लो जो भी चीज़ें लिखी गई है उसको उस संख्या को पढ़ ली जाती है और उसको हम इकाई मतलब 1 या 100 लोगों का उस पर लिखा गया है उस लकड़ी पर, तो 100 ऐसे निकाल कर हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ये घूर्णन विधि है। अब रोटेटिंग प्लेट मेथड एक तरह से घूर्णन भी जैसा ये भी है। इस विधि में एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जो गोल आकृति की सुई प्लेट है, और उसमें क्या किया, जो 0 से 9 अंक मिले हुए हैं, मान लो यहाँ से 0 से 9 अंक मिले हुए हैं। अब 0 से 9 अंक पर एक बार इसे हम प्लेट को घुमाएंगे तो जहाँ पर ये जाकर रुकेगी, अब मान लो वहाँ पर लिखा गया है 100, सैकड़ा में 1000 है तो वहाँ पर अगर 100 आया तो 100 ले लेंगे, अगर 200 आया तो 2, तो वही इकाई दाई सैकड़ा में इसका मान ज्ञात होता है अलग अलग प्लेटों के अनुसार। इस विधि में देख रहे हो ना सब में कि किसी भी इंसान के द्वारा पक्षपात नहीं किया जा रहा। मतलब आपकी किस्मत अच्छी है, आपका मान जितना आएगा उतने व्यक्ति, अगर उस मान के अंतर्गत आपकी संख्या मतलब संख्या में आपका नाम आ गया तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्रमबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन में मान लो कुछ संख्या क्या हो गया, 100 हो गया। अब हमने छांटा कितना, 10। ठीक है, अब 10 से हमने क्या किया, भाग दे दिया कितने में, 100 में। ठीक है, अब 100 में 10 से 10 दाम में 100 कट गया आपका, तो 10 हमको यहाँ पर क्या हुआ, अंतर आया। तो ये क्या हुआ, 10 का अंतर पर लिखी क्रम संख्या वाली इकाई को प्रतिदर्श अध्ययन के लिए चुना जाएगा। अब आता है यादृच्छिक संख्या विधि, रैंडम नंबर मेथड। इससे टिपेट, कैंडल एवं स्मिथ तथा फिशर एवं एयर्स आदि सांख्यिकी विद्वानों द्वारा विभिन्न भिन्न यादृच्छिक अंकों वाली सारणियाँ बनाई गई। तो अलग अलग विद्वानों अलग अलग रैंडम नंबर मेथड का प्रयोग किया है, सारणियाँ बनाया है। जनसंख्या ही 4000 की, तो उसमें कौन सी संख्या हम चुनेंगे, 4000 से ऊपर तो चुनेंगे नहीं। तो वैसी 10 संख्या चुनना है जिसमें क्या होगा कि वो 4000 का अंदर हो, वो 10 संख्या को हम प्रतिदर्श इकाई मानेंगे, अभिष्ट जो सबसे अच्छी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए नेक्स्ट है स्तरित जो है यादृच्छिक प्रतिचयन, क्योंकि इसके द्वारा समग्र की भिन्न भिन्न विशेषता वाली इकाइयों के समूहों का प्रतिदर्श चुने जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग विशेषता की इकाइयों को हम लोग चुन लेते हैं। ये प्रतिदर्श जो होता है अधिक अर्थात अधिक सटीक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनकी जैसी विशेषता है इसके अंतर्गत उसको हम चुनते हैं। इसमें पहला प्रकार सरल स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। क्या है कि मान लो कि कोई वर्कर है, उनके अंदर स्किल अच्छी खासी, स्किल के बेस पर हम उसको ले रहे हैं। अब क्या है कि उसमें से हमने एक समूह बनाया, 10 समूह बनाया, और 10 समूहों में हमने क्या किया, उस समूह में से क्या किया कि हमने निश्चित संख्या, मान लो 10 समूह, इसमें एक समूह में मान लो 50 लोग रहते हैं, तो एक समूह से हमने 10 लोग निकाला। तो 10 समूह में तो ऐसे करके 100 लोग 10 समूह में से 10 करके निकाल लिया। तो निश्चित है संख्या में प्रतिदर्श चुन लिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बी जो है बहुस्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। ये बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे किसी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें से जो बेस्ट चुनने होते हैं उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी की श्रेणियाँ जो होती है ये 2 प्रकार का होता है, एक गुणधर्म और रचना। इसके प्रकार हैं 2। गुणधर्म में ये जो होता है 3 प्रकार होते हैं, काल श्रेणी होता है, स्थानिक होता है, और इसके वास्ते जो होता है परिस्थिति होता है, कंडीशन सीरीज होता है। अब पहले हम ये जान लेते हैं काल श्रेणी। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है आंकड़ा दिया हुआ, आंकड़ों को समय की किसी अवधि में, जैसे कि यहाँ पर शताब्दी दिया गया है, 10 शताब्दी, शताब्दी, सप्ताह, ये शताब्दी होगा, माह, दिन आदि के आधार पर हम एक व्यवस्थित क्रम में क्या करते हैं, रखा गया हो, उससे हम क्या कहते हैं, काल श्रेणी कहा जाएगा। इसके बाद से वो आता है स्थानिक श्रेणी। ये क्या होता है, स्थानीय क्षेत्रीय इकाई जैसे महाद्वीप, देश, जनपद, ग्राम, वार्डों के अनुसार हम क्या करते हैं, सीरीज नंबर रखते हैं कि किसी देश में क्या है, राज्य में क्या उसकी संख्या है, किसी जनपद में कितनी संख्या है, नगरों में कितनी है, ग्रामों में। तो स्थानिक श्रेणी के अनुसार हम उस चीज़ को रखते हैं जो उस स्थान की विशेषता है। फिर से पारस्परिक श्रेणी क्या, कंडीशन सीरीज में इसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन के ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, समकों को रखते हैं, व्यवस्थित क्रम में रखते हैं।
जैसे मान लो कि जनवरी गर्मी का महीना है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हुआ, ठंडी आया, फिर से ठंडी में हमने मान लो कपड़े की संख्या, गर्मी में जो है जो कपड़ा होगा मोटा वाला नहीं होगा, पतला होगा, ठीक है, सूती कपड़ा होगा, ठंडी में जो मोटे कपड़े पहने जाएंगे। तो जो क्या हो रहा है कि इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। अभी रचना श्रेणी के अनुसार पहला तो हमने जाना अभी किसके अनुसार, गुणधर्म है, उसके गुण क्या आते हैं, ठीक है। अब रचना के अनुसार इसमें आता है व्यक्तिगत श्रेणी आता है, खंडित श्रेणी आता है, और फिर से आपका आता है अखंडित श्रेणी आता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मतलब मान लो कोई आदमी विशेष प्रकार का, जैसे उसकी काम करने की क्षमता क्या 10 है, 10 घंटे, इसको वर्ग में नहीं रखते हो या समूह में नहीं रखते हो, विशेष समूह में नहीं रखते हो, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना स्किल है, इंडिविजुअल। फिर से खंडित श्रेणी में विभिन्न विच्छिन्न श्रेणी भी से कहता है। अब 4 लड़के हैं, 4 में से जो हैं आपके 2 ऐसे लड़के हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, 2 ऐसे हैं जो कम टैलेंटेड है। तो 2 को हमने ज़्यादा टैलेंट वाले श्रेणी में एक परिवार से निकाला, फिर से 2 को हम ज़्यादा कम टैलेंट वाले श्रेणी में डाला, फिर से अलग परिवार में गए, वहाँ पे भी ऐसे मिले हैं, तो ऐसे ज़्यादा टैलेंट में कम टैलेंट में से हम डालते जाते हैं। तो खंडित श्रेणी विच्छिन्न श्रेणी के जो होते हैं लोग, उनके लिए रखा जाता है, ये हमेशा पूर्णांक में होते हैं। तो अखंडित में क्या है, कंटिन्यूअस उसका जो है देखोगे निरंतरता मिलती है। आइए कुछ वर्ग में ही इनको रखा जाता है, इनके जो कार्य होते हैं, इसीलिए इसमें जो भी इसके सम्मिलित वर्ग है उनको एक आवृत्ति में रख दिया जाता है। मान लो 4 प्रकार के लोग हैं, एक ही 4 प्रकार के जो लोग हैं एक ही तरह के हैं, ठीक है, और एक ही तरह के कार्य करते हैं, एक ही तरह का उनका रूटीन है, तो उनको एक संख्या के रूप में आवृत्ति करके रख दिया जाता है एक वर्ग में, ठीक है। ये एक प्रकार के लोग हैं, एक जैसे हैं। फिर से अलग अखंडित लोग आए, वो भी उनकी विशेषता अलग है, तो उनको अलग विशेषता के अनुसार उनको रख दिया था। उनकी निरंतरता अलग ही होती है और निरंतर अलग तरह के कार्य करते हैं, इसीलिए वो अखंडित होते हैं। जैसे अब देखो बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारा आ गया। अब इसमें हम जानते हैं कि ये क्या है। बारंबारता का मतलब होता है पुनरावृत्ति, जो बार बार हो, बार बार आए। इसका मतलब है जो बार बार आए, मतलब किसी भी चर में कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। एग्जाम्पल स्वरूप अगर ले लो, मौखिक परीक्षा है, कोई 30 विद्यार्थी देते हैं, उसमें 30, 5, माफ कीजिएगा, 3, 5, 6, 4, 5, 7, 3, 8, 2, 4, 5, 3, 2, 7, 6, ये संख्या यहाँ पर काउंट हो रही है, जो जो मौखिक परीक्षा दी है विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब इन प्राप्तांकों में देखने से ज्ञात होता है कि 5 जो है, 5 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 4 है। देखो जैसे एक ये हो गया, 1, 2, फिर से 3, फिर से यहाँ पर आपका 4, एक ये हो गया, 2, फिर से ये 3, फिर से 4, ये 4 विद्यार्थी है 5 अंक पा रहे हैं, ठीक है, 5 5 का। अतः उपरोक्त समग्र में चर मूल्य जो है क्या है, 5 प्राप्तांक है। बारंबारता कितनी बार हो रही है, बार बार कितनी बार 5 आए हैं, 4 बार आए हैं। प्राप्तांक कितनी, मतलब चर की संख्या क्या है, 5 है, और इसमें 5 कितनी बार आया है, 4 है। तो जो बार बार 4 आया, इसी को हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है खंडित बारंबारता, इसका आता है पहला भाग। खंडित बारंबारता में बंटन में समान जो चर मूल्य वाले पद को छांटकर उनकी आवृत्ति को चर मूल्य के समक्ष लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर देखो आवृत्ति इनकी, ये यहाँ पर देखो, ये इनके साथ ही इनको 6 की आवृत्ति जो हुई है, 3 वाले और 4 वालों की, जो ये 6 बार हो गई है, ठीक है। ये तो इसीलिए उनके साथ ही इनको लिख दिया गया है, जो समान चर मूल्य वाले पद हैं, तो इनको उनका साथ ही लिख दिया जाता है। जो आवृत्ति के चर मूल्य को समक्ष लिखा जाता है, तो उनका साथ ही लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 3 और 4 जो है इनकी बारंबारता जो है, ये कई बार आई है, 6 बार आई है, तो इनको हम 6 को हम यहाँ पर दर्शा दिए। बाकी की 2 बार 4 बार, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6, 7 का जो है कितने बार आया, 3 बार आया, तो इसको दर्शा दिया। तो ये पर 5 का यहाँ पर कितनी बार आया, 4 बार आया, बस एक बार। तो जो समान वाले होते हैं उनको हम, जो संख्या है उसके सामने हम उसको दर्शा देते हैं जितनी बार बारंबारता हुई जाती है। 8 का कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पर कॉलम में भी देख लो, ये
यहाँ पर कॉलम में देखो, ये यहाँ से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक 8 है, यहाँ पर एक 8 है। 8 की बारंबारता 2 बार, ठीक है। 3 और 4 की बारंबारता 3, 1 हो गया, फिर से ये 2 हो गया, फिर से 3, फिर से 4, फिर से यहाँ 5, फिर से 6। तो इसकी बारंबारता समान चर है, तो इसकी बारंबारता 6 बार है, तो 6 बार इसको हमने लिख दिया। तो एक खंडित बारंबारता हो गया आपका। अब खंडित बारंबारता में क्या होता है, इसमें एक वर्ग में जो है 20 से 10 के बीच में विशेष प्रकार के लोग हैं। फिर से यहाँ पर बारंबारता आया, फिर से 20 से 30 के बीच में विशेष प्रकार का बारंबारता आया। इसके अनुसार हम चरों का बोध करते हैं। ये अखंडित होता है, ठीक है। अब ये इसमें भी देखो, अखंडित में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर जो होता है वर्गांतर, ये जब हम अखंडित बारंबारता बंटन करते हैं, अगर उसे हम समावेशी बनाते हैं तो एक के अंतर पर लिखेंगे। जैसे कि 10 से 19 हमने लिखा, तो फिर से 20 से 29 लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 से आपका 39 लिखेंगे। तो ऐसे हमको करते जाना होता है, मतलब हम ऐसे डिफरेंस पैदा करते हैं जिसमें एक हमेशा हमारा अंतर होता है। इसमें इसे हम कहते हैं समावेशी, और जो जिसमें अंतर होता नहीं है अपवर्जी, जैसे 10 से 20, 20 से 30, इसमें 0 का अंतर। यह असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में पूछा गया था। अब देखो इसके बाद से हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ये हमारा बारंबारता खत्म हो गया। सांख्यिकी श्रेणी का विश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, एक अपकिरण की माप होता है, एक विषमता की माप होता है, एक होता है पृथु शीर्ष तत्व की माप, मेजर ऑफ कुर्तोसिस कहा जाता है इसे। ये कुर्तोसिस याद रखिएगा, ये पूछा गया है सब। अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अनुसार देखो सांख्यिकी माध्यों का भेद जो होता है, ये एक होता है गणितीय माध्य होता है, दूसरा यहाँ पर होता है स्थानिक या स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। अब देखो गणितीय माध्य में समांतर माध्य पढ़ते हैं, फिर से गुणोत्तर माध्य पढ़ते हैं, फिर से हरात्मक माध्य पढ़ते हैं, द्विघाती माध्य पढ़ते हैं। और स्थिति संबंधी माध्य में हम पढ़ते हैं बहुलक मोड पढ़ते हैं, माध्यिका या मीडियन पढ़ते हैं। फिर से व्यापारिक माध्य में हम पढ़ते हैं गतिमान, फिर से प्रगामी, फिर से संयुक्त या ग्रंथित माध्य। मुख्यतः हम जो माध्य पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर माध्य जो हो गया, फिर से माध्यिका हो गया, मीडियन, फिर से बहुलक जो हो गया, हम जो पढ़ेंगे जिसे जेड सिंबल से, इसके यम से, यस को एक्स बार से दर्शाया जाता है, मीन। तो पहले से हम जानते हैं, पहला जो हमारा आधार था गणितीय माध्य, जो हमने फिगर में देखा है। गणितीय माध्य जो होता है कि ऊपर दिखलाया गया था कि गणितीय माध्य 4 प्रकार के होते हैं। समानांतर माध्य, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे एम से दर्शाया था, अर्थमेटिक होता है। गुणोत्तर माध्य इसे हम जीएम से दर्शाते हैं। हरात्मक माध्य जो होता है एच एम से दर्शाया जाता है। द्विघाती माध्य होता है क्यू एम से दर्शाया जाता है। तो ये आप लोग इसकी जो प्रकार है इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए समानांतर माध्य क्या होता है, ये जान लेते हैं मोटा मोटी। अब समानांतर माध्य में क्या होता है, औसत पैदावार निकाला जाता है इससे, ये आप पहले जान लीजिए, ये पूछा गया है। उदाहरण, यदि किसी परिवार में 5 व्यक्ति हैं, पांचों प्रतिदिन काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है 12, 10, 8, 6, 4 रुपये कमाते हैं। उस परिवार में प्रति व्यक्ति का दैनिक आय समानांतर माध्य या औसत हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, जितनी संख्या, मतलब जो लोग 5 हैं, 5 कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं जोड़ देंगे, मतलब एक कमा रहा 12, एक कमा रहा 10, एक कमा रहा 8, एक कमा रहा 6, एक कमा रहा 4। जोड़ने के बाद से हम इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो टोटल जोड़ेंगे 40 होगा। आज जब भाग देंगे 5 से तो 5 8 40 होगा, तो 8 इसका हम क्या समानांतर माध्य प्राप्त कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पद विचलन विधि का योग 0 होता है, याद रखिएगा आप लोग। जो भी पद विचलन होता है मैं वहाँ पर आपको बताया था ऊपर ही। तो यहाँ पर हो गया हमारा कितना प्राप्त हुआ गणितीय माध्य में, ये हमारा प्राप्त हुआ 8, ठीक है। ये हो गया हमारा समानांतर माध्य, निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, ये पूछा गया है सिग्मा जो है कोष्टक में x माइनस एक्स कोष्टक बंद, यहाँ पर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस न्यूनतम जो होता है सिग्मा है। फिर से यहाँ पर कोष्टक में x माइनस एक्स यहाँ पर पूछा गया, कोष्टक बंद बराबर 0। नेक्स्ट है गुणोत्तर माध्य जो होता है, ये क्या होता है, इसको जीएम से दर्शाया जाता है।
तो ये किसी समंक श्रेणी में गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वो मूल्य रूट होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयों की कुल संख्या दी होती है। उदाहरणतः यदि किसी श्रेणी में 5 से 10 मूल्य वाली 2 इकाइयां, तो उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य होगा 5 व जो है 20 होगा। अब 5 व 20 का वर्गमूल अर्थात हम ज्ञात करेंगे, जो कड़ी में हम रखेंगे 5, तो इसे गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, गुणे 20 बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, 10 होगा। तो ये हमारा गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। हरात्मक माध्य क्या होता है, तो जो भी हमें श्रेणी दी गई है उसमें जो व्युत्क्रमों के समानांतर माध्य होता है उसका व्युत्क्रम उस श्रेणी का हरात्मक होता है। अब देखो जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है, हम 7 का व्युत्क्रम यहाँ पर दे रखा है, तो ये हमको 1/7 कैसे, मान लो यहाँ पर व्युत्क्रम कितना दे रखा है, यहाँ पर समानांतर माध्य 7 दे रखा है। अब इसको हमको ज्ञात कैसे करना होगा, तो इसे ज्ञात हरात्मक ज्ञात करने, किसी पद का मूल्य का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम उसमें पद मूल्य का 1 में भाग दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पर, हमको पता है कि व्युत्क्रमण कितना हुआ, 7 हुआ है, तो 7 से हम 1 में भाग दे देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगी संख्या ये होगा हरात्मक माध्य। ऐसे ही अगर मान लो हमको व्युत्क्रमण प्राप्त हुआ 3.4 का, तो फिर से इसमें हम क्या 1 का भाग दे देंगे, ये हमारा हरात्मक माध्य होगा। अब हरात्मक माध्य से क्या होता है, हम जब भी ज्ञात करते हैं पवन का औसत निकाला जाता है इससे, हरात्मक माध्य से, ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया। अब बहुलक या मोड़, ये आ गया दूसरा, ये अब देख लेते हैं हम लोग। तो बहुलक या मोड़ अंग्रेजी में इसे मोड़ कहा जाता है, फ्रेंच भाषा में ये ला मोड़ शब्द इसे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकार, ढंग, फैशन या रिवाज। सांख्यिकी में इस शब्द का प्रयोग अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति उदाहरणता यहाँ पर दिया गया 2, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 1। तो पद मूल्य वाली किसी समंक श्रेणी में जो ये श्रेणी दे रखा है, इसमें 4 की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, क्योंकि देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा उसमें किस संख्या की सबसे बड़ा आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 4 का, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार हुई है, तो इसको हम उस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहा जाएगा। क्लियर। बारंबारता हम सभी को देखते हैं किसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है सभी संख्याओं में, तो उसको हम अखंडित और खंडित बारंबारता हम छांटते हैं। लेकिन बहुलक में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या दी गई है उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है वही बहुलक। क्लियर हो गया ना आपका। अब देखो माध्यिका देख लेते हैं, यही पूछा गया। इसमें क्या होता है, कोई श्रेणी, कोई समक श्रेणी दी गई है, कोई समक श्रेणी मतलब वही चीज़ है भाई, सीरीज नंबर। मैं बार बार इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ, नहीं बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। सीरीज नंबर होता है, मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं। उसके पश्चात हम मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है जो माध्यिका होता है, उस श्रेणी का माध्यिका मूल्य कहते हैं। जैसे कि अब क्या है कि यहाँ उदाहरण के लिए देखो, इसमें 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 दे रखा है, ठीक है। ये 7 मूल्य दे रखे हैं, मतलब टोटल कितने मूल्य हैं, 7, एक एक मूल्य करके 7 हुआ। तो इस श्रेणी का चतुर्थ मूल्य ज्ञात, अगर हम चतुर्थ मूल्य अर्थात माध्यिका हमको निकालना है तो क्या होगा, मतलब मध्य में कौन आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, ये आरोही क्रम में, अवरोही या आरोही हम रख सकते हैं। अब चाहे उल्टा रखो चाहे सीधा, तो देखो ये 7 संख्या है जिसमें 11 जो है चौथा बार है, इधर से भी 3 काउंट करके इधर से भी 3, इसकी माध्यिका क्या होगी, 11 होगी, ठीक है। जो मध्य में स्थित होता है वही माध्यिका होता है। ये निम्न प्रकार की होती है माध्यिका, इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो पहला, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के पदों की संख्या में क्या होता है कि 1 जोड़कर उसे 2 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या के क्रमांक वाला पद माध्यिका होगा, परंतु इसके लिए श्रेणी का आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित होना आवश्यक है। ये पहले व्यवस्थित करके इसको भाग दिया जाता है, 1 जोड़ के 2 से भाग। इसके बाद से जो विभाजक जो है मूल्य, ये हम देखेंगे, विभाजक मूल्य पूछा जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, ये ऑक्टाइल, ये पूछा गया है। तो विभाजक मूल्य में क्या होता है कि इसमें स्पष्ट है कि किसी समक श्रेणी, मतलब कोई नंबर सीरीज दे रखा है, 2 समान भागों में बांटने के लिए माध्यिका की गणना की जाती है। अब देखो विभाजक मूल्य क्वार्टाइल जो होते हैं ये तब यूज होते हैं जब विभाजक मूल्यों की जो संख्या होती है ना,
वो 2 या 2 से अधिक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम मीडियन का भी प्रयोग करते हैं और ये पूछा गया है। और जो नंबर सीरीज होता है वो 4, 5, 8, 10 और 100 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्यों को हम चतुर्थ, पंचम, ऐसे अष्टम, दसम, सप्तम करके लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या प्रयोग होता है, क्वार्टाइल होता है, डिसाइल होता है और परसेंटाइल, ये 3 चीज़ याद रखिएगा इसमें। साथ ही क्वार्टाइल की संख्या 3 होती है, ये क्वार्टाइल 3। फिर से यहाँ पर देखोगे डिसाइल की संख्या, अगर इसको लेकर देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 कितना हो गया, 8, एक 9 हो गया, ये 9 डिसाइल हो गया। और यहाँ पर परसेंटाइल की संख्या अगर देखोगे तो ऐसे काउंट करोगे तो ये पर 99 तक आएगा, 10 होगा। लेकिन मीडियन जब जोड़ दोगे तो ये 11 संख्या होगी परसेंटाइल की। ये याद कर लीजिएगा, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये पूछा गया। इसके बाद से विषमता है, स्क्यूज, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसकी न्यूज ज्ञात करने के लिए देखो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछे, सही से चित्र दे देगा, पूछ देगा। देखो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किस तरह की है, तो उसमें ऑप्शन देगा सम्मित, असम्मित, नकारात्मक, सकारात्मक। तो ये देखो सम्मित है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी क्या है, सम्मित है। इसमें क्या है कि मीन जो बराबर क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर, ये याद रखना, ठीक है, मीडियन होता है। अब लेफ्ट स्क्यूज मतलब क्या, नकारात्मक कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है कि मीन जो होता है आपका, उसके बाद से आता है आपका मीडियन, उसके बाद से आता है देखेंगे तो बहुलक, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, मीन है, उससे बड़ा कौन है, मीडियन, उससे बड़ा बहुलक है, ठीक है। क्योंकि देखो कि यहाँ पर मीन की स्थिति जो है सबसे नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है राइट स्क्यूज, मतलब ये सकारात्मक चल रहा है। तो सकारात्मक सबसे ज़्यादा देखोगे बहुलक, उससे कम जो है आपका क्या है, मीडियन, उसके बाद से क्या है आपका जो है मीन है। तो ये हो गया आपका स्क्यूज का। तो ये सकारात्मक सिंबल है, देख लो ग्राफ में, ये नकारात्मक, ये समान है, ये आपको याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पे मेजर डिस्पर्सन आते हैं, ये आप देख लो। अब किरणर के माप, इसके प्रकार हैं, प्रकार उसे पूछा नहीं गया, बता देता हूँ। विभिन्न अलग अलग व्यक्ति हैं, एक श्रेणी में दिए गए हैं, उनके मध्य जब हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, के बीच में औसत जब ज्ञात करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन अपकिरणन कहलाता है। यह इसका जो प्रकार सीमा भेद, विचलन भेद, आलेखी भेद। अब इसमें हम विचलन भेद बाद में देखेंगे। अभी सीमा भेद में विस्तार और अंतर चतुर्थक भेद होता है। जैसे विचलन भेद में ये परिमाप विचलन और माध्य विचलन अन्य आते हैं। आलेखी भेद में लारेंज, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसका प्रकार बताया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं सीमा भेद को थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सीमा भेद में देखो, इसे सीमा भेद में ये विस्तार या प्रास रेंज निरपेक्ष माप होता है, सीमा भेद का कहलाता है। तो सबसे बड़ा मूल्य है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, और सबसे छोटा मूल्य के बीच में जो अंतर अंक होगा, तो आर बराबर, ये पूछा गया, आर बराबर एल माइनस यस होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा लार्ज और उससे छोटा स्मॉल के बीच में जो अंतर प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ये क्या है, यल, यल क्या है, सबसे बड़ा, देख लो ये, और दो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ये रेंज हो गया विस्तार का। तो सबसे बड़ा क्या था यहाँ पर आपका 20 है, और उसके बाद से सबसे छोटा 2 है। तो हमारा प्रास क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसका सूत्र भी पूछा जाता है, सी ऑफ आर होता है, ये लिखा रहता है एल माइनस आपका यस बटे एल प्लस यस होता है। ये आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र पूछा गया। फिर से आता है अंतर चतुर्थांक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल जो होता है आपका रेंज होता है। ये अपकिरणन जो होता है मापन की दूसरी सरल विधि है, जिसके द्वारा किसी सम्मक श्रेणी के कीर्ति थर्ड क्वार्टाइल, जिसे हम Q3 से दर्शाते हैं, उसके प्रथम मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल मूल्यों का अंतर बतलाया जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो अंतर चतुर्थांक विस्तार जो होगा, क्या करेंगे, Q3 माइनस कर देंगे Q1। अब ये सूत्र में हम जब संख्या रखेंगे तो हमारा अंतर चतुर्थांक इंटर क्वार्टाइल रेंज प्राप्त हो जाता है। इसका सूत्र याद रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। फिर से विचलन माध्य विधि, इसको जान लेते हैं। माध्य विचलन जो मेन डेविएशन निरपेक्ष माप ये होता है। तो विचलन माध्य मेन डेविएशन में हम क्या करते हैं, चाहे बहुलक हो, चाहे समानांतर माध्य हो, चाहे माध्यिका, इसके श्रेणी के जो विभिन्न पद के मूल्य के विचलनों का समानांतर माध्य हो, तो हम क्या कहते हैं, माध्य विचलन कहते हैं।
अब यहाँ पर देख लो, नोट क्या है, किसी भी विचलन के मान से पहले प्लस अथवा माइनस नहीं लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी विचलन माध्यम में, अर्थात ऋणात्मक विचलनों को भी हम धनात्मक मान लिया जाता है इसमें। उदाहरण, यदि पद मूल्यों में 10 है, कोई 10 दिया गया पद मूल्य, माध्यिका मूल्य 12 है, तो विचलन का मान -2 के बजाय +2 होगा। ये इसका रूल है। इसमें अलजेब्रिक साइन यूज नहीं होता, ये भी पूछा गया है। इसी कारणवश विचलन के संकेताक्षर, अर्थात देखा जाए तो दोनों ओर मॉड्यूल्स चिन्ह बना देते हैं, इसे ऐसे खांच देंगे 2 पाई, इसे मॉड्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे मानक या प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, निरपेक्ष माप, ये भी है। मानक विचलन को ग्रीक वर्णमाला के लघु सिग्मा के द्वारा, सिग्मा देखो, इंगित करते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन है जिसे नेट में पूछा गया बहुत बार, अब पूछ देगा सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस के बीच में कितना आएगा, तो आप ये देखो, ये पाई खांच लो, ये देखो 68 आ गया ना। अब ये पाई खांच लो, ये पाई खांच लो, सिग्मा ये +2 और 3 मतलब 30%, ये 99 के बीच में आएगा, 3 99 के बीच में, 2 95 के बीच में, और प्लस माइनस जो आपका है सिग्मा, ये आएगा आपका 68% के बीच में। ये सिग्मा बराबर होता है कड़ी में सिग्मा d² होता है। अब देखो आलेखी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज जो वक्र 1905 में आते यूएसए थे, लॉरेंज, मैक्स लॉरेंज नाम इनका था, ये विद्वान थे। समक श्रेणी नंबर सीरीज के अपकिरण डिस्पर्सन को आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड के द्वारा इन्होंने प्रदर्शित करने का सबसे पहली बार प्रयास किया था। इसका विशेष प्रकार संचयी प्रतिशत वक्र, क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व इन्होंने बनाया था, जिसके नाम पर इसे लॉरेंज वक्र की संख्या दी गई थी। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नोट करने वाली बात, ऊर्ध्वाधर मापनी के 100% वाले चिन्ह को क्षैतिज मापनी के 0% वाले चिन्ह से मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचिए। इस सरल रेखा को समान वितरण लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के दोनों ओर संचयी प्रतिशत मान होता है। अब देखो ये हो गया आपका XY रेखा, एक तरह से देखो ये 0 हो गया, 100% ये हो गया, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर, और अभी इसको हम खींच लिए हैं, इसी को हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये लो सी में जो है असमानता सबसे ज़्यादा, उससे कम असमानता जो है बी में, उससे कम असमानता ए में, सबसे कम असमानता किसमें है, ए में है। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है लॉरेंज कर्व में। जैसे कि गिनी का गुणांक यहाँ हो गया, गिनी का गुणांक 1912 में, ये याद रखिएगा, कोराडो जो है गिनी इटली के रहने वाले थे, इन्होंने इसे बनाया था, गिनी गुणांक, इसके बारे में बताया था। मात्रात्मक विधि पर आधारित आर्थिक असमानता मापने का एक सांख्यिकी सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है, जो 0 पूर्ण समानता होता है और 1 जो पूर्ण असमानता इसमें होता है, ये आपको याद रखना। अब देखो इसमें सही इसकी मान जो होती है 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसमें और विशेषता अगर जानना महत्व, तो ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जिसका उपयोग अक्सर आय असमानता आकलन के लिए किया जाता है। ये विभिन्न देशों या क्षेत्रों में असमानता की तुलना में मदद करता है। आय के अलावा इसे धन वितरण, उपभोग की असमानता मापने के लिए अनुकूल किया जा सकता है। अब समय श्रृंखला क्या होता है इसको जान लो, ये भी पूछा गया है। वैसे ही मौसम में इस साल क्या बदलाव हुआ है, अगले साल से हम तुलना कर सकते हैं। ये मतलब 2 चरों के बीच में संबंध को बताता है कि पहले के मुकाबले अगले साल क्या संबंध थे, या पास्ट के मुकाबले वर्तमान में क्या संबंध है, इसी के बारे में ये अवधारणा देता है समय श्रृंखला। टाइम सीरीज, इसका नाम ये समय श्रृंखला। किसी भी हम समय से इसके कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या समस्या पिछले समय में थी, अब वर्तमान में क्या सुधार हुआ है। देखिए इसकी विशेषता, पिछले जो मूल्य हैं भविष्य के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। सच्चाई है, मतलब अगर कोई चीज़ पिछले में बदलाव हुआ तो भविष्य में उसका प्रभाव दिखता ही दिखता है। अब देखो एक आता है यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, परिकल्पना परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लेते हैं। शून्य परिकल्पना H0 जो होता है जनसंख्या के बारे में डिफॉल्ट धारणा या दावा, जिससे तब तक सत्य माना जाता है जब तक कि अन्यथा सिद्ध ना हो जाए। उदाहरण के लिए किसी नई दवा का कोई प्रभाव नहीं होता है तब तक इसे माना जाता है।
अगर उसका प्रभाव पता हो गया तो ये खारिज हो जाता है। अब देखो वैकल्पिक परिकल्पना क्या होता है, ये एच ए या H1 नाम से फेमस है। ये कथन जो शून्य परिकल्पना का खंडन करता है, ये बताता है कि कोई वास्तविक प्रभाव या अंतर है। उदाहरण के लिए नई दवा रक्तचाप को कम करती है, जैसे मैं बोला हूँ ना, ये शून्य परिकल्पना तब तक मान्य होता है जब तक ये दावा करता है कि सत्य जो है सिद्ध नहीं हुआ है। शून्य परिकल्पना तब तक मान्य है। ज्यों सत्य, सत्य का मतलब क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है, उस पर दवाई का कोई डोज दिया गया, उस पर प्रभाव नहीं होता, तब तक ये परिकल्पना शून्य मान्य है। और ज्यों मतलब H1 हाइपोथेसिस हमारे सामने आया और ये दावा कर दिया कि नहीं, ये जो हमने दवाई डोज दिया है ये रक्तचाप जो है कम कर रहा है या व्यक्ति पर ये प्रभाव डाल रहा है, तो क्या होगा कि वैकल्पिक परिकल्पना जो है आपका मान्य हो जाएगा और शून्य का प्रभाव जो है खारिज हो जाएगा। इसीलिए H1 जो परिकल्पना है क्या करता है, हमारे H0 को क्या करता है, खंडित करता है। अब देखो यहाँ पर फिगर हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होता है, इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग होता है। इसे टेस्ट मैट्रिक कहते हैं और इसे नॉन मैट्रिक टेस्ट कहते हैं। अब इसमें बस ये प्रकार जान लो, ये पूछा जाता है, ये बहुत मेहनत से ग्राफ लाया हूँ। देखो इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट होता है 1 सैंपल टू मोर सैंपल या मोर होता है। तो 1 सैंपल में टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है। 2 मोर सैंपल में इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल आता है, 2 ग्रुप टी टेस्ट जेड टेस्ट होता है। इसके बाद इसमें पैरेट सैंपल होता है, इसमें पैरेट सैंपल में टी टेस्ट होता है। तो 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, नॉमेट्रिक टेस्ट होता है, इसमें 1 सैंपल आता है। इसमें 1 सैंपल में क्या आएगा, चाहे स्क्वायर आएगा, केएस होगा, रंस होगा, बिनोमिनल होगा। इस 2 मोर सैंपल्स में क्या होगा, इसमें देखो इंडिपेंडेंट्स आता है, पेयर्ड सैंपल्स आता है। इसमें जो होता है चाहे स्क्वायर आता है, फिर से यहाँ पर आएगा आपका मैन वेटने आएगा, फिर से मीडियन आएगा, केएस आएगा। इसमें आएगा पेयर्ड में साइन आएगा, फिर से आपका होगा, इसके बाद से बिल कॉक्सन आएगा, हेमसिन नेमर आएगा, फिर से चाय स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक। ये आप लोग देख लीजिए, इसमें पूछा गया कई बार कि कौन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, कौन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। अदर जो पैरामेट्रिक टेस्ट में एनोवा टेस्ट 1 सैंपल टेस्ट में आता है, मतलब इसमें आएगा एनोवा, ठीक है। तो आप इसमें आप देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ परिभाषा है, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट, कुछ है इंपॉर्टेंट, जेड टेस्ट। इसके बारे में टी टेस्ट मुख्यतः विशेषता ये बताता है कि 2 समूहों के माध्यमों के बीच के अंतर की सांख्यिकी सार्थकता को दर्शाता है। मतलब 2 समूहों के बीच में सांख्यिकी रूप से क्या सार्थकता आया है, इसका परीक्षण कौन करता है, इसके अंतर को कौन दर्शाता है, टी टेस्ट। कोई 2 समूह के बारे में। एफ टेस्ट 2 या 2 से अधिक समूहों की प्रसरणों की तुलना निर्धारण करने में मदद करता है। ये 2 या 2 से अधिक टेस्टों को करने के लिए एफ टेस्ट है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर देख लो, जेड टेस्ट से सार्थक अंतर है कि नहीं। तो इसमें अंतर दर्शाने के लिए 2 जनसंख्या के मध्य जेड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा जितने हाइपोथेसिस से ये खत्म होते हैं। अब देखो ये विषमता के बारे में आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं बताने का। स्क्यूनेस के बारे में आपको प्लस माइनस समानता वाला बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो ये जो है, ये नो स्क्यूनेज है, इक्वल, या फिगर से मैं दर्शा रहा हूँ विभेद में, ये एक तरह समान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये दिखा रहा है जो आपका, देखो बी वाले में धनात्मक विषमता है यहाँ पर, और सी वाले में ऋणात्मक है। देखो नेक्स्ट आता है आपका कुर्तोसिस, इसे पृथ्वी शीर्ष तत्व कहते हैं। ये जान लेते हैं, ये देखो पूछा गया। इसमें 3 बड़े वर्ग होते हैं। अब ये 3 वर्ग जैसे पी, एम और ये हो गया एल। तो ये नाम याद रखना, लेप्टोकार्टिक, प्लेटिकार्टिक और मेसोकार्टिक। देखो जो लेप्टोकार्टिक सबसे अपर होता है, नुकीले होते हैं। अब फिर से आपका जो इसके बाद से आता है प्लेटिकार्टिक, उसके बाद से आता है मेसोकार्टिक। तो प्लेटिकार्टिक सबसे नीचे होता है, चपटा होता है एकदम, ठीक है। ये देखो ये पूछा गया है। ये देखो नुकीले जो हो गए आपके, ऊपर गया यल, ऊपर गया, आपको दिखा दिया हूँ मैं। ये फिर से यम जो है ये मध्य वाला है,
मेसोकार्टिक और प्लेटोकार्टिक जो है ये आपका चपटा होता है। ठीक है, ये पूछा गया, आप 2016, 17, 18 में सॉल्व करोगे तो ये पूछा गया, ये वक्र दे देता है, पूछता है कि मध्य वाला भाग को क्या कहते हैं। सहसंबंध के बारे में जाना तो दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। तभी इस पर यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, संबंध दो नंबर सीरीज के बीच। देखो इसमें होता है, देखो ये वैल्यू जी है, कोरिलेशन सहसंबंध होता है, ये तो कोएफिशिएंट वैल्यू है। तो देखो जो पॉजिटिव होता है इसे वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर 0.80 से 1 के बीच में, 0.60 से 0.79 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, फिर से 0.40 से 59 के बीच में तो मॉडरेट, फिर से 0.20 से 39 के बीच में है तो वीक, फिर से 0.00 से आपका 0.19 के बीच में है तो वेरी वीक पॉजिटिव होता है। सेम वही है, अगर -1 से आपका लेके 0.80 माइनस के बीच में है तो वेरी स्ट्रांग नेगेटिव होता है। तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू थी सहसंबंध की। आइए अब वीकनेस जो इसकी है, वीक नेगेटिव पॉजिटिव वाला याद कर लीजिए, स्ट्रांग मॉडरेट नेगेटिव वीक नेगेटिव आपका वेरी वीक नेगेटिव, ये पूछा गया एग्जाम में। अब देखो यहाँ कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का था, दो समक श्रेणियों में संबंध ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी विधियों में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखिएगा सर्वोत्तम इसी को माना जाता है। कोई 2 नंबर सीरीज दिया उसमें अगर हमको सहसंबंध ज्ञात करना है तो हम कार्ल पियर्सन लगाएंगे तो सर्वोत्तम हमसे इससे नंबर प्राप्त होती है सहसंबंध दोनों विधि के बीच। स्पीयरमैन, लेकिन स्पीयरमैन से उतना उचित नहीं होता जितना कार्ल पियर्सन होता है। ये गुणांक समांतर माध्य एवं मानक विचलन पर आधारित है तथा इससे सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा दोनों बहुत ज्ञात हो जाती है। इससे क्या ज्ञात होता है हमको, सहसंबंध की मात्रा और दिशा दोनों ज्ञात होता है। स्पीयरमैन जो है ये रैंक डिफरेंशियल मेथड जो है चार्ल्स स्पीयर्स ने दिया था नामक जो सांख्यिकी विद्वान है। व्यक्तिगत समक श्रेणियों के विभिन्न पद मूल्यों के कोटि, इसे रैंक के आधार पर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की एक सरल विधि है। तो वही देखो आरोही क्रम में हम डेटा को क्या करते हैं, इसमें व्यवस्थित करते हैं। स्पीयरमैन के दो चरों के रैंकों के बीच अंतर की गणना करें, मतभेदों को दूर करें और सभी वर्गों का अंतरों को जोड़ें, ये स्पीयरमैन की विशेषता है। आपका यहाँ पर इनका यह सूत्र हो गया, यहाँ पर P बराबर 1 माइनस आपका 6, यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर से n3 माइनस n, ये हो गया आपका, ये इनका सूत्र है। आप याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया स्पीयरमैन का सूत्र। अब देखो यहाँ पर आगामी विचलन विधि क्या होता है, इस विधि में विचलन मूल्यों का आकार साइज के बजाय केवल उनके धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के अनुसार गणना किया जाता है। तो ये साइज वाइज नहीं दिखाया जाता है कि कितना बड़ा कितना छोटा है, इसमें बस हम या धनात्मक या ऋणात्मक इसके आधार पर इस आगामी विचलन मूल्य हम गणना करते हैं। फिर से प्रकीर्ण आरेख के द्वारा सहसंबंध का प्रदर्शन ये देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्रकीर्ण आरेख। इसमें क्या होता है, देखो परफेक्ट पोजीशन पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर ये दर्शा रहा है, फिर से परफेक्ट नेगेटिव जो है ये दर्शा रहा है। ये देखिएगा, फिगर याद रखिएगा, वाई एक्स वैल्यू के आधार पर ये दर्शाया जा रहा है। फिर से नो कोरिलेशन ऐसा अगर सिंबल आ जा रहा है तो, फिर से लिमिट पॉजिटिव अगर इसे संकेत दे रहा तो सहसंबंध है। फिर से ये लिमिट नेगेटिव सहसंबंध अगर दो दो चिन्ह आ रहे हैं बिंदु वाले, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये प्रकीर्ण आरेख के द्वारा सहसंबंध का प्रदर्शन है, ये पूछा गया है स्कैटरिंग डायग्राम के द्वारा। प्रतिगमन विश्लेषण क्या होता है, ये किसी वस्तु की मांग कितनी है उसमें पूर्ति कितनी करती है, ये हम रिग्रेशन द्वारा ही निकालते हैं। वर्षा है, मृदा अपरदन है, ठीक है, कितना वर्षा हुआ, मृदा अपरदन कितना होगा, ठीक है। अनावृष्टि अगर है तो अकाल कितना पड़ेगा, सिंचाई की सुविधा अगर है तो फसलों का चयन कौन सा करें, ठीक है। ये प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन जो होता है, ये किसी हम वस्तु के आधार पर, एक चर के आधार पर दूसरे चर का अनुमान लगा लेते हैं रिग्रेशन विधि में कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उस चीज़ को हम बोए तो। रिग्रेशन अब हम आगे जो है जानेंगे सुदूर संवेदन जो है आधारभूत सिद्धांत रिमोट सेंसिंग के बारे में।